ये अभिजीत दीप के वही हैं जो कि दिल्ली आने से पहले अमेरिका में बैठ करके जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया और उन्होंने मना भी कर दिया, ऐसा मुझे जानकारी मुझे कहीं से मिली थी। और जितने यूट्यूबर थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो खबरें दिखाते हैं उनसे सारा इंटरव्यू दिया गया था। लेकिन अब ऐसी क्या बात होगी इंडिया में आने के बाद में, अब वो ज़्यादातर इंटरव्यू उन्हीं को दे रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा दिखाया जाना भी एक डाउट पैदा करता है। इनके केस में उन्होंने ये देखा कि उन्होंने क्योंकि इनका स्ट्रेटजी ये इस तरीके से थे, परमिशन वहाँ आकर के लेके पहले अप्लाई नहीं करेंगे। ये अभिजीत दीपके ने पहले इनका स्टैंड यही था। आते इन्होंने अप्लाई किया, ऑनलाइन सारे अप्लाई किया जैसे मैं जान पा रहा हूँ, और पुलिस ने लेकिन जा करके एयरपोर्ट पर ही परमिशन ग्रांट कर दी। इससे थोड़ा शंका पर जरूर पैदा होता है कि इसमें ऐसा तो नहीं कि सरकार भी इनके साथ किसी तरीके से दोनों ने समझौता कर लिया हो, ऐसा संभव है। मैं इसी बात लेके आ रहा हूँ कि वहाँ पर और आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद परमिशन मिल गई। ऐसी चर्चा भी है कि उनको जो सिक्योरिटी में लाया गया है, VIP गेट से लेके आया गया। तो इतनी बड़ी हस्ती नहीं थी, इतना बड़ा कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियंस नहीं थे जिसकी वजह से इतने जो उनको जो है फैसले देने की सरकार को आवश्यकता थी। ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मैं दोनों पहलू हैं इसके, लेकिन देखो ऐसा आएगा अंदर जी, हमको दोनों पहलू सोच के समझ चलने होंगे। अगर हम एक ही पहलू को सोचेंगे और उनके बारे में जो नेगेटिव चीज़ें आ रही है नहीं सोचेंगे तो हम धोखे में रहेंगे। ऐसा धोखा अन्ना के आंदोलन के समय देश के लोगों को, करोड़ों को मिल चुका है। तो मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि हम आंख बंद करके अगर किसी को सही मान के चलेंगे तो वो सही विश्लेषण नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ें जो लोगों को लग रही हैं कि ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट सरकार ने इनको दिया है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है ना। हम उसको विचार ना करके और इनके बारे में अच्छी अच्छी बात कहते हैं तो वो हमारे लिए सही विश्लेषण नहीं माना जाएगा। तो मैं आगे और बता दूं कि इसके अलावा चलो परमिशन मिल गई, कोई बात नहीं। आप ठीक क्या हो सकता है कि सरकार ने देखा हो कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला या कोई व्यवहार ना हो तो सिर्फ परमिशन दे दी गई हो, मानता हूँ इस बात को। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सरकार करती भी रही है। लेकिन जब वहाँ पर आ गए, आने के बाद में जो नारे लगे हैं, मुझे नारों पर बहुत ही सख्त आपत्ति है। नारों पे मैंने वहाँ भारत माता की जय के नारे अभिजीत दीप के द्वारा लगाते हुए देखे गए, वो बहुत बड़े पैमाने पर लगाए, बहुत कई बार लगाए गए हैं। वंदे मातरम, माता की जय, वंदे मातरम नारों से क्या दिक्कत है? देखिए ऐसा है, भारत माता की जय के नारे और वंदे मातरम के नारे जो लगाते हैं वो लगाते हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग भारत को माता मानना, माता के रूप में भगवान मानना, देवी मानना, इस पर जो है लोगों को आपत्ति हो सकती है। धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, धर्मनिरपेक्ष देश में हर चीज़ को भगवान से जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकारों को कम से कम ज़रूरत नहीं है, या जो लोग इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं वो अपने आप को एक तरह धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट को लेकर चलें, भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी के हिसाब से ना चलें। भारत माता के जय के नारे मैंने अन्ना के आंदोलन में लगते देखे, वंदे मातरम के नारे भी मैंने अन्ना के आंदोलन में लगते देखे, और इसी तरीके से जो है इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगते देखे। इंकलाब जिंदाबाद से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वंदे मातरम तो आप देख ही रहे हैं कि सरकार ने नियम चेंज कर दिया, अब उसे अपराध बनाने जा रही है, जल्दी से लोगों की जेल जाना शुरू हो जाएगा। आपने ये भी देखा होगा केरल में कांग्रेस की सरकार जब अभी जो है शपथ लिए तो वहाँ वंदे मातरम को नहीं गाया गया, जबकि तमिलनाडु में वंदे मातरम को गाया गया था जो उसकी सरकार थी अभी, लेकिन 6 उसके स्टैंजा को वहाँ पर नहीं गाया गया। कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम भाई पूरे इस पर विश्वास नहीं करते। तो देखो ये विवाद का विषय है, मुसलमान वंदे मातरम को नहीं गाते हैं। आप ये भी देखिए कि मैं बता दूँ कि वंदे भारत क्यों नाम रखा है वंदे भारत ट्रेन का, इसी रखा गया है कि मुस्लिम और बाकी जो लोग हैं जो कि वंदे मातरम वो अपने उनको बंदी करना नहीं चाहते हैं, अभी ज़मीन को वो भगवान के रूप में या देवी के रूप में देखना नहीं चाहते हैं, उनको अपनी फ्रीडम है संविधान के अकॉर्डिंग, तो उनको फ्रीडम रहे। ज़बरदस्ती वो वंदे नाम को, वंदे का जिक्र करें, वंदे करें, वंदे भारत नाम इसी रखा गया है। जी राम जी मनरेगा को कर दिया गया। आप आयुष की जगह देखो जय श्री आयुष कुछ कैसे किया गया है, मंदिर आरोग्य मंदिर नाम दे दिया गया। नाम से बड़ा मतलब है ना, ऐसा नहीं, नाम से बड़ा मतलब है। तो मुसलमानों की भी भावनाओं का कदर करने की आवश्यकता है, हिंदुओं की भावनाओं की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही यही है गजेंद्र जी कि ये जो सरकार है वो सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, हिंदुओं की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ चलना चाहती है, और हिंदुओं के जो नाम है उनको रखना चाहती है। मुस्लिमों के एक भी नाम को उनको पसंद नहीं है। ये हमें ये दिखाता है, जगह जगह शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, गलियों के नाम बदले जा रहे हैं मुस्लिम नाम, तो वो भी यही बात दिखाती है। आप बदल सकते हुए आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल देखो बात दूसरा ये है कि इससे एक बात और पैदा होती है, एक बात और समझ में आती है कि सरकार ऐसी सरकार है जो कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, धर्मनिरपेक्ष से इसको आपत्ति है। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लीडर बार बार ये रिपीटेडली कह चुके हैं मंत्री पद पर रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, कि हम जो ये धर्मनिरपेक्ष कंसेप्ट शब्द बाद में जोड़ा गया इसको हटाया जाए। तो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द से इनको आपत्ति, आप उसके कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है। इस आंदोलन की अगर हम बात करें, भीड़ को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि लोग कम आए हैं।
देखो ये बात मैं इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि पहली बार उन्होंने एक आंदोलन किया है, पहले कोई तैयारी भी नहीं करी, सोशल मीडिया के माध्यम से तैयारी हुई है, नो डाउट है ना। फिर भी जितने लोग आए हैं मैं से कम नहीं मानता, तो पहली बार आए हैं, पहले कोई संगठन नहीं, उनका कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर और यूट्यूब के और के माध्यम से प्रचार चल रहा था, तो मैं इसको तो बेनिफिट दूंगा, इसमें मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। जितने भी लोग थे वो भी कम नहीं थे, मैं ऐसा कह सकता हूँ, जितने लोग कम नहीं थे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी और कांग्रेस और बाकी सरकार हैं, मुझे डाउट है कि इतनी भीड़ में इकट्ठी अपने बलूते अपने उनको छोड़ करके इनको कार्यकर्ताओं से इकट्ठे कर ली, मुझे इसका भी डाउट है। तो अपने कन्वेंस से लोग आए थे ना यहाँ पर, तो मैंने देखा था कि कोई अलग अलग शहरों से आए हुए जो से बता रहे थे, मैंने आपके चैनल में कुछ बातें देखी तो वहाँ भी मुझे नज़र आया कि अलग अलग शहरों से भी लोग वहाँ पर आए हुए हैं, अपने पैसे खर्च करके भी आए हुए हैं। तो वो एक अलग बात है, भीड़ पर ज़्यादा मचा। लेकिन इनकी जो मैं बता दूँ कि वहाँ पर जो इनको स्पीच देनी थी, जो वहाँ पर अपना आगे का फ्यूचर में ये क्या करना चाहते हैं, उसके मामले में ये पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ फ्लॉप साबित हुआ है। मुझे इस पर कहने में कोई झिझक नहीं है। तो मैं इस बात इसीलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पर उनको बताना चाहिए था कि हम और ये क्या करना चाहते हो, कैसे करेंगे। सरकार से आग्रह कभी नहीं होता, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सरकार से जो है ये तो आग्रह वाली बात आप समझें क्या बात है। कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, तो सबसे पहले जो कांग्रेस के लीडर थे वो आग्रह करते थे, लेटरबाजी करते थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, महात्मा गांधी आए तो बाकी और लोग उन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। वो एक शिफ्ट था कांग्रेस का। तो हमारे अब इन लोगों के द्वारा, और सोनम वांगचुक की कहानी भी डिफरेंट है, आग्रह करना, मोदी जी की तारीफ भी हो रही है किसी तरीके से। मैं तो आगे ये भी दिख रहा हूँ, कुछ चैनल पर ये भी चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि हमें मोदी जी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें धर्मेंद्र प्रधान से आपत्ति है। तो देखो धर्मेंद्र प्रधान क्या है, धर्मेंद्र प्रधान का अगर इस्तीफा मांग भी लेंगे, इस्तीफा दे भी देंगे धर्मेंद्र प्रधान, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले कई बार कह चुका हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान कुछ भी नहीं है। शिक्षा मंत्री आज के समय धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, शिक्षा मंत्री है नरेंद्र मोदी जी। हर मंत्रालय मोदी जी के अंडर में है, हर मंत्रालय के हर मंत्री और वहाँ का सेक्रेटरी जो भी होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, मोदी जी से, अमित शाह से ही सलाह मशवरा करके काम किया करते हैं। अपने बलबूते वो कुछ भी नहीं करते भाई। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मुझे जानकारी है कि जो ऑफिसर्स बैठते हैं, बाकी जो उनकी और टीम है, वही पूरा देश में क्या डिसीजन लेना है, क्या पॉलिसी बनानी है, वही तय करती है। धर्मेंद्र प्रधान और बाकी मिनिस्टर जितने वो कुछ भी तय नहीं करते, ये तो सबको पता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी अगर इस्तीफा दे भी देंगे या नहीं भी देंगे तो बिल्कुल भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। शिक्षा में जो भी चल रहा है, घोटाले आउट हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, या जो भी गड़बड़े चल रही हैं, उस पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो इनकी ये डिमांड जो है, मैं इस डिमांड को मैं कोई बचकानी डिमांड मांगता हूँ, क्योंकि जब धर्मेंद्र प्रधान जब शिक्षा के मामले में डिसीजन ले ही नहीं रहे, डिसीजन आरएसएस और मोदी जी और पीएमओ ऑफिस ले रहा है, तो इनकी इस्तीफा मांगने का तो बचकानी हरकत मानता हूँ। रणनीति में कमी आपको नजर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कमी है, अभी बचकानी सी स्थिति मुझे लगती है। और देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूँ कि एजुकेशन एक फील्ड है, एजुकेशन एक फील्ड है, उसमें सुधार की बात है, वो एक अलग बात है। बाकी जो और बहुत सी चीज़ों की समस्या चल रही है उसके बारे में इनको बताने की आवश्यकता थी। जो देश में विवाद चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का विवाद तो अपनी जगह है ही है, उसके अलावा और जो है गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है और बहुत सी चीज़ें हैं। और जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी नाक कट रही है, इंटरनेशनल भाई नाक कट रही है। मोदी जी ने जो जिस तरीके से ट्रंप के साथ में समझौता कर लिए, अपने देश में जो ऐसा लगता है कि ट्रंप ही चला रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मोदी जी के खिलाफ एक वर्ड नहीं कहा। मोदी जी ही तो मेन इसमें करता धरता है। ये धर्मेंद्र प्रधान क्या होता, तो मैं इसको तो कमी मानता हूँ। जैसे बता दूँ कि मुझे 3 बातों को शंका है, और मैं भीड़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, भीड़ जितनी आगे पर्याप्त है। एक तो बात ये है, इनको जो वहाँ पर जो उनकी जो आवभगत हुई है पुलिस के द्वारा, वो हो सकता है पुलिस ने कुछ और विचार से किया, वो भी संभव है। लेकिन दूसरी बात भी संभव है कि पुलिस के साथ इनकी कोई आपस में कोई समझौता हुआ अंदरूनी। दूसरी क्या हो सकती है कि जो भारत माता की जय वंदे मातरम नारे लगाए, मुझे इस पर घोर आपत्ति है 2 नारों पर। तीसरी बात एक और बता दूं कि जो ये सोनम वांगचुक की जो कहानी है, जो इनके साथ बड़े एक चेहरा था, वो चेहरा भी आज के समय विवादास्पद है। उन्होंने जब जेल चले गए, जब उनको निरुद्ध कर दिया, उसके बाद छूट के आए हैं, तो आप ये देखिए छूटे कैसे हैं। वो भी समय से पहले बीजेपी ने छोड़ दिया, तो इसके पीछे दोनों के बीच में क्या समझौता हुआ है वो भी ध्यान देने की बात है। और उसके बाद में वो सोनम वांगचुक जिन बातों को लिए आंदोलन कर रहे थे लद्दाख में, वो आंदोलन करना बंद कर दिया है। मोदी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं, यहाँ भी आग्रह जैसी बात का जिक्र कर रहे थे, तो ये एक डाउट पैदा करता है।
आगे एक बात बता दूं कि उसके बाद में जो उनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो उनको जितना दिखाना शुरू किया बाद में, ये भी ये डाउट पैदा करता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको इतना कवरेज क्यों दे रहा है। देखो सोशल मीडिया तो दे सकता है, वो दे भी रहा है, हमें उस पर कोई दिक्कत नहीं है। विदेशी मीडिया भी दे सकता है, वो दे भी रहा है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कि विपक्ष को बिल्कुल दिखाता ही नहीं है, इनको इतने बड़े पैमाने पर बाद में शाम तक दिखाना शुरू किया। अब तो आप देखिए, मैं डेली देख रहा हूँ कोई जितने स्टेटमेंट के आ रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा क्या चेंज हुआ कि इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना इंटरव्यू देना शुरू कर दिया। ये अभिजीत दीप के वही हैं जो कि दिल्ली आने से पहले अमेरिका में बैठ करके जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया और उन्होंने मना भी कर दिया, ऐसा मुझे जानकारी मुझे कहीं से मिली थी। और जितने यूट्यूबर थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो खबरें दिखाते हैं उनसे साथ इंटरव्यू दिया गया था। लेकिन अब ऐसी क्या बात होगी इंडिया में आने के बाद में, अब वो ज़्यादातर इंटरव्यू उन्हीं को दे रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा दिखाया जाना भी एक डाउट पैदा करता है। लेकिन एक बात का तो सर ये सीधा सीधा सामने एग्जाम्पल है कि जनता में असंतोष तो है नहीं, इसमें तो किसी की तरफ देख रही है, कोई तो आए नहीं, इसमें तो देखो कोई बात नहीं है, जनता बाकी देख रही है। और मैं इसमें ये भी कह सकता हूँ कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, विपक्षी पार्टियाँ अपना काम करने में असफल रही हैं, जिसकी वजह से ये जो कांग्रेस जनता पार्टी को एक मौका मिल रहा है और आगे मिल भी सकता है। काम ठीक नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से नहीं कर रहा। देखो बीजेपी कहती है नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, विपक्ष ठीक से काम कर रहा होता तो 2.5 लोगों से नहीं जुड़ जाते। आप ये बात मान के चलिए। आप मुझे बता दें कि नीट के मामले में कह सकता हूं कि पेपर लीक हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, चाहे अलग अलग उसकी विंग है, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। एक ही समस्या थोड़ी देश में। और राहुल गांधी जी भी जो है, मेरा अपना मानना है, इतने अट्रैक्टिव नेता नहीं है, इतने जो है क्रांतिकारी नेता होने की आवश्यकता है, इतना अट्रैक्टिव नेता होने की आवश्यकता है। वो मुझे उसमें कमी नज़र आती है। कांग्रेस जो है, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी का विकल्प कोई आज के समय कोई है तो कांग्रेस ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ शंका हैं, डाउट मुझे भी क्रिएट हो गए हैं। पहले मैं इनके साथ पूरी तरीके से समर्थन में था। जब से ये जनता पार्टी का ईजाद हुआ उस समय से मैं इसके समर्थन में था और लंबे समय चलता भी रहा। आपने भी इंटरव्यू हमारे 6 से पहले 5 तारीख को किया, तब मैंने ये बात कही थी कि 6 तारीख को हम देखें, उसके बाद डिसीजन फाइनल ही लेंगे। तो मुझे लगता है कि इतने सारे लोग इनके साथ जुड़े, वो इनकी काबिलियत है। मैं ऐसा मानता हूँ इन्होंने जो भी वहाँ पर बनाया, जो पेज बनाया, उसकी वजह से लोग जुड़े और वो अट्रैक्टिव भी था। लेकिन उसके बाद की जो कहानी जो हुई है और जो जंतर मंतर पर जो उन्होंने प्रोग्राम किया है, उसके बाद में जो वहाँ पर नारे लगे हैं और उसके बाद जो चीज़ें मीडिया ने दिखाना शुरू किया है, खासतौर मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो कुछ डाउट जरूर पैदा होता है। और कुछ लोग अजीब तरह की बातें भी कर रहे हैं। मैं वो ही बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ विरोधी लोग भी तो थे ना, विरोधी लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है। देखिए, विरोधी लोग जो हैं उससे लेना देना नहीं है। विरोधी लोग तो बस जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। विरोधी लोग तो और बहुत सी बातें कर रहे थे जो कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा प्लांटेड लोग थे, उनको आप छोड़ दीजिए। यूट्यूब चैनल वाले भी मैंने ऐसे देखे, वो भी ऐसी कुछ बातें कर रहे थे, उसको आप छोड़ दीजिए। हम उनकी बात ही नहीं कर रहे, हम बात करें और चीज़ों के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो है मैं बता दूं कि जो मुझे भी शक थोड़ा पैदा होता है, और वो हो सकता है कि हमारा शक गलत भी हो, लेकिन शक तो पैदा होता है। क्योंकि हमने अन्ना के आंदोलन के समय में मैं बड़ा उससे इनडायरेक्ट रूप से मैंने उसको बड़ा वॉच किया था, जज रहते हुए भी। तो मैं उसके पहले साथ था, बाद में मैं उससे पूरा कट गया। मुझे लगा कि ये आदमी ईमानदार बनता है, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है नहीं। तो जहाँ तक इनका सवाल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो एयरपोर्ट पर पुलिस ने जो परमिशन ग्रांट करी है, वो परमिशन थोड़ा शक के नज़र में देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि परमिशन पुलिस ग्रांट नहीं कर सकती, एयरपोर्ट पर कर सकती है। जब पुलिस को ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा लोग इनके आंदोलन में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने देख लिया होगा कि भाई कोई हमें भीड़ कहीं अपने दिल्ली की सीमाओं पर या जंतर मंतर पर या हवाई अड्डे पर या जो है पुलिस स्टेशन के सामने कोई खास भीड़ नज़र नहीं आ रही, तो सरकार सोच सकती है, पुलिस सोच सकती है कि परमिशन देने से हमें कोई ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है, इनको दे लेने दीजिए। तो पुलिस तो ये कहती है ना 15 दिन पहले अप्लाई करिए, तब नहीं, ये तो जंतर मंतर पे देके परमिशन मिलेगी। देखो, ऐसा ये बात तो बिल्कुल ठीक है, 15 दिन पहले 10 दिन पहले अप्लाई करने के बिना बात नहीं बनती है। लेकिन ये एक तरीके से मैं इसे एक्सेप्शन वाला मामला कह सकता हूँ, क्योंकि देश और इंटरनेशनल लेवल पर जो इस मीडिया हाइप हुई है, जिसमें और 2.5 करोड़ लोग इनसे जुड़ गए करीब करीब उससे पहले ही, उससे पुलिस ने सोचा होगा, सरकार ने सोचा होगा अननेसरी क्यों अपनी और किरकिरी कराएं इसमें परमिशन ना दे करके। तो परमिशन हमारे लोगों को मिलती रही है, ऐसा नहीं है, मिल जाया करती है। हाँ, समय लगता है,